चलिए, हाय, गुड मॉर्निंग। सो चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजंस का ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत छोटा चैप्टर है। सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आई थिंक इस वाले ऑडियो में कवर हो जाएगा अपना डिविडेंड डिसीजंस। चलिए इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन यही है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट जो फोकस है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो यही है टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। हमने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इकलौता ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। अच्छा, अब ध्यान रखिए, इस वाले चैप्टर में हमें 4 थियरीज पढ़नी है। एमएम अप्रोच, वॉल्टर्स, गॉर्डन्स और लिंटर। एमएम अप्रोच, वॉल्टर्स, गॉर्डन्स, लिंटर। लेकिन लिंटर से वो आपको फॉर्मूला बताता है और कुछ नहीं बताता। उसकी एज सच कोई थियरी नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मूला बताता है आपको। बाकी एमएम, वॉल्टर्स, गॉर्डन्स की अपनी थियरी है। ध्यान रखिए, इन तीनों में इररिलेवेंस थियरी एमएम अप्रोच की है और रेलेवेंस थियरी वॉल्टर्स और गॉर्डन्स की है। इररिलेवेंस का मतलब क्या है कि आप डिविडेंड दो या ना दो, आपके मार्केट वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रेलेवेंस का मतलब क्या है कि आप डिविडेंड दो या ना दो, इस डिसीजन से आपके मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, डिविडेंड क्या होता है? बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो पैट का वो हिस्सा जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। पैट का वो हिस्सा जो आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अच्छा, अब एक होता है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड मतलब जो बेसिकली कंपनी पे करती है वाया इलेक्ट्रॉनिकली, डिमांड ड्राफ्ट, कैश, चेक। ज़्यादातर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली डिविडेंड आता है, कैश चेक वगैरह में नहीं आता है। नेक्स्ट एक तरीका और है डिविडेंड देने का, वो है बाय बैक ऑफ शेयर्स। एक तरीका और है डिविडेंड देने का, वो है बाय बैक ऑफ शेयर्स। देखिए, जब कंपनी बाय बैक करती है तो उसका 2 क्लासिफिकेशन हो सकता है। या तो कंपनी जो शेयर बाय बैक कर रही है उसको एज अ रिजर्व रख सकती है, ठीक है, फ्यूचर में रीइशू करने के लिए। या फिर कंपनी ने उसको बाय बैक कर लिया और वो शेयर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रिटायर हो गया फ्रॉम इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, देखिए डिविडेंड देने का पहला तरीका ये कैश में दे दो, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर दो शेयर होल्डर्स को। दूसरा तरीका क्या है? बाय बैक कर लो शेयर्स। शेयर होल्डर ने 100 रुपये का शेयर खरीदा और हमने उनसे 150 रुपये में बाय बैक कर लिया, मतलब यहाँ पे 50 रुपये क्या हो गया, एक तरीके से डिविडेंड हो गया। बाय बैक करना के 2 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। बाय बैक करने के 2 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक होता है ट्रेजरी शेयर्स, जो हम लोग बाय बैक तो कर लेते हैं लेकिन फ्यूचर में रीइशू करते हैं उसको। ठीक है। दूसरा होता है कैंसल्ड शेयर, हमने बाय बैक किया और उसको रिटायर कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। एक होता है स्टॉक डिविडेंड, मतलब बोनस शेयर्स। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, बोनस शेयर देने से आपके नेटवर्थ पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, कंडीशंस क्या है बोनस शेयर इशू करने के? तो सेबी की आपको जो भी कंडीशंस है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। बोनस इशू आपका ऑथराइज होना चाहिए बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करनी चाहिए इन द रिपेमेंट ऑफ लोन्स, इंटरेस्ट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज़। जो आप बोनस दोगे वो आप शेयर प्रीमियम और फ्री रिजर्व से ही दोगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व से आप नहीं दोगे। क्या क्या कंडीशंस है? आपको सेबी की सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। ये ऑथराइज होना चाहिए बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन द रीपेमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ लोन, इंटरेस्ट, ड्यूज़। और जो भी आप बोनस दोगे वो फ्रॉम शेयर प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स आप दोगे। अब एडवांटेज क्या है स्टॉक डिविडेंड का? तो अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई डिविडेंड कोई टैक्स नहीं देना है हमें उस पर। ठीक है, और फ्यूचर में हमारा कैश डिविडेंड बढ़ जाता है। फ्यूचर में हमारा कैश डिविडेंड बढ़ जाता है। कैसे? आपको मान लीजिए बोनस मिला, बोनस शेयर्स मिला, तो ये फ्री में शेयर्स मिल गए आपको। तो फ्यूचर में अगर कंपनी अगर डिविडेंड इशू करती है, ठीक है, तो डिविडेंड अब आपको फिर हर शेयर्स में मिलेगा, मतलब बोनस शेयर पे भी मिलेगा और नॉर्मल शेयर पे भी मिलेगा। तो इससे क्या हो गया, आपका कैश डिविडेंड बढ़ गया। फिर इट इम्प्रूव्स लिक्विडिटी। ऑब्वियसली अब आपके पास बोनस शेयर आ गए तो फ्यूचर में आप एक शेयर को बेच सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी लिक्विडिटी को इम्प्रूव करता है। कंपनी को क्या फ़ायदा है? तो कंपनी का कैश कंजर्व हो गया, कंपनी का कैश प्रिजर्व हो गया। कंपनी को डिविडेंड नहीं देना है सच, कंपनी ने बोनस इशू कर दिया फुकट में, तो कंपनी का कैश प्रिजर्व हो गया। लिमिटेशंस क्या क्या है? तो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा, ओनरशिप में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑब्वियसली कॉस्टलियर है। ठीक है, कॉस्टलियर है क्योंकि अभी हमने पढ़ा बोनस देने के लिए सेबी की फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं, तो कॉस्टलियर है।
अब डिविडेंड पॉलिसी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन है। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्यों है, देखिए जब कंपनी डिविडेंड देती है तो पास्ट को भी देखती है, फ्यूचर को भी देखती है। पास्ट को क्यों देखती है, कंपनी ये भी देखती है कि हम अभी तक पिछले कुछ सालों में कितना डिविडेंड देते आ रहे हैं, तो कंपनी उसी को मेंटेन करना चाहती है। बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहती है, बहुत कम भी देना नहीं चाहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा देने से प्रॉब्लम क्या है कि नेक्स्ट ईयर हम उतना ना दे पाएँ, तो कम देने में प्रॉब्लम ये है कि फिर शेयर होल्डर्स का सेंटिमेंट ख़राब हो जाता है। शेयर होल्डर सोचता है कि भाई अभी तक हमको इतना मिल रहा था, अब इतना कम क्यों मिल रहा है, हो सकता है फिर वो बैकआउट कर जाए। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है कि आप फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो, पास्ट के बारे में भी सोचते हो। फ्यूचर के बारे में आप क्यों सोचते हो कि आप ये भी देखते हो कि भाई अगर कोई फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, तो हम डिविडेंड ना दें, ठीक है, हम डिविडेंड का पैसा सेव कर लें, या डिविडेंड पूरा ना दें, कुछ डिविडेंड दें, कुछ पैसा सेव कर लें। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तुमने समझाई आपको कि हमारा पूरा फोकस एफएम का यही है कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में ग्रोथ का एक फॉर्मूला सिखाया था, B/R। बी मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, आर मतलब होता है ROI। रिटेंशन रेशियो का मतलब क्या है कि आप कितना पैसा रिटेन करते हो, ठीक है, आपने कितना कमाया, उसमें से कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिविडेंड के फॉर्म में और कितना रिटेन कर लिया। से सपोज मैंने 100 रुपये कमाया, 20 रुपये मतलब 20% मैंने डिविडेंड दे दिया, 80 रुपया मतलब 80% मैंने रिटेन कर लिया, तो रिटेंशन रेशियो कितना हुआ, 80%। अब डिविडेंड डिसीजंस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में सोचती है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, स्टॉक प्राइस, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री, एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, ध्यान रखिए जितनी मैच्योर कंपनीज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वो हाई पे आउट उनका होता है, उनका डिविडेंड पे आउट ज़्यादा होता है। सॉरी, फिर से जो मैच्योर कंपनीज है, आप एग्जाम्पल ले लो PSUs, जैसे NTPC हो गया, सेल हो गया, तो ये जितनी मैच्योर कंपनीज हैं उनके पास बहुत इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब ग्रो होने की बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, फिर वो पैसा अपने पास सेव नहीं करते हैं, वो सारा का सारा डिविडेंड दे देते हैं। ग्रोथ कंपनी जैसे एग्जाम्पल MRF, रिलायंस, टाटा, तो ऐसी कंपनीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, गूगल, ऐसी कंपनीज़ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देना प्रेफर नहीं करते हैं, ये पैसा री इन्वेस्ट कर लेते हैं अपनी कंपनी में। तो ध्यान रखिएगा जितनी मैच्योर कंपनीज़ हैं उनका हाई पे आउट रेशियो होगा, जितनी ग्रोथ कंपनीज़ हैं उनका लो पे आउट रेशियो होगा। लिंटर्स मॉडल का सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत थियरी मत पड़िएगा इसकी। फॉर्मूला इसका क्या है, D1 = D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 होल ब्रैकेट इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या फॉर्मूला है लिंटर्स का, D1 = D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 होल ब्रैकेट इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। ध्यान रखिएगा लिंटर्स बस हमें ये बताता है कि आपको वोलेटिलिटी को कर्ब करना है, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना है, मतलब आपको डिविडेंड सिस्टमेटिक वे में देना है, मतलब बहुत वेरिएशन नहीं होना चाहिए डिविडेंड में। डिविडेंड आपका मोटा मोटी सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5-5 रुपये का डिविडेंड देते आ रहे थे, सडनली आपने 50 रुपये का डिविडेंड दे दिया, ठीक है, 5-5 देते आ रहे थे, 6-2, 7-2 समझ में आता है। तो ये वोलेटिलिटी को, ठीक है, कम करना चाहता है, ठीक है, ये कहता है कि मतलब डिविडेंड आप कोशिश करो कंसिस्टेंट रखने की, थोड़ा बहुत ग्रो कर दो, ठीक है। अभी 5 रुपये आप देते आ रहे थे, 6 रुपये दे दो, 7 रुपये दे दो, ठीक है। तो लिंटर्स मॉडल बस इतना बोलता है। अब दो तीन थियरीज है, एक है MM अप्रोच, एक है वॉल्टर्स, एक है गॉर्डन्स। ध्यान रखिएगा MM अप्रोच इररिलेवेंस है और जो वॉल्टर है, जो गॉर्डन्स है, वो रिलेवेंस है। चलिए शुरू करते हैं MM अप्रोच। तो द थियरी प्रपोज बाय फ्रैंको मोडिग्लिनी एंड मार्टिन मिलर इन 1961, दे आर इन सपोर्ट ऑफ द इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड। द डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो इफेक्ट ऑन ईदर द प्राइस ऑफ अ स्टॉक और इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्केट वैल्यू इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड साइज, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है कि मार्केट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब MM हाइपोथेसिस के कुछ एजम्पशंस हैं।
पहला परफेक्ट कैपिटल मार्केट। परफेक्ट कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि सबको सारी इन्फॉर्मेशन है, नो चांस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब सबको सारी इन्फॉर्मेशन है, किसी तरीके का कोई इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। दूसरा टैक्सेस, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे पैसा जब मार्केट से उठाना होता है तो बहुत सारे ब्रोकर के खर्चे होते हैं, ठीक है, ब्रोकरेज के खर्चे, अंडर राइटर के खर्चे, वो होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। बट इनका एजम्पशन क्या है कि कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है और रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। एजम्पशन है, बस आप ध्यान रखिएगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल नहीं है सारे एजम्पशंस, ठीक है। अच्छा, कुछ इनके केसेस हैं, कुछ इनके सिचुएशंस हैं, पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, मोटा मोटे आपको ये ध्यान रखना है कि जो एमएम थ्योरी है वो हमें ये कहती है कि डिविडेंड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको अल्टीमेटली अपना आंसर इस तरीके से फ्रेम करना है कि डिविडेंड देने से हमारे नेटवर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे पहला केस लेते हैं, कंपनी ने कैश डिविडेंड दिया फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। तो एमएम साहब ये बोलते हैं, एमएम की थ्योरी ये बोलती है कि रिजर्व एंड सरप्लस वैसे भी शेयर होल्डर को ही बिलोंग करता है, रिजर्व एंड सरप्लस वैसे ही आपके शेयर होल्डर को बिलोंग करता है। तो ये तो वही बात हो गई, एक हाथ से दिया एक हाथ में लिया, मतलब आपने रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकाला और डिविडेंड दे दिया, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया आपके नेटवर्थ पे, ठीक है। एक हाथ से दिया एक हाथ से लिया, क्योंकि वैसे भी रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। दूसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि कंपनी ने कैश डिविडेंड दिया फ्रॉम न्यू इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी को डिविडेंड देना था, ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख रुपये डिविडेंड देना था, टोटल मैं बता रहा हूँ 5 लाख रुपये। कंपनी के पास पैसे नहीं थे डिविडेंड देने के, तो कंपनी ने क्या किया, मार्केट में 5 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर दिए और मार्केट से 5 लाख रुपए रेस कर लिया। अब इससे नुकसान क्या होगा, सिंस ये फ्रेश इशू है, न्यू इशू है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। बट उनको फ़ायदा क्या मिलेगा, उनको फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको कैश डिविडेंड मिल जाएगा। तो वही चीज़ है, ऑफसेट हो गई सिचुएशन, एक जगह नुकसान है तो एक जगह फ़ायदा है, सिचुएशन क्या हो गई, ऑफसेट हो गई। तीसरा जो सिचुएशन है वो ये है, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, कंपनी डज नॉट पे एनी डिविडेंड। तो देखिए, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और फिर भी अगर शेयर होल्डर को पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, या तो वो शेयर को बेच देगा या पार्ट शेयर को बेच देगा। तो अब इसमें नुकसान क्या है शेयर होल्डर का, कि उसकी कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। फ़ायदा क्या है कि उसके हाथ में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली बोलते हैं होम मेड डिविडेंड। होम मेड डिविडेंड, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है, बट आपने क्या किया, आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आपने कुछ शेयर्स, ठीक है, कुछ शेयर्स को मार्केट में बेच दिया क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत थी। तो इसमें आपका नुकसान क्या हुआ कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो गया, और फ़ायदा क्या हुआ कि आपको डिविडेंड मिल गया। तो सिचुएशन क्या हो गई, ऑफ सेट हो गई। इसका बस स्टेप ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप ये है कि आपको प्राइस एट एंड निकालना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पड़ता है कि ऑब्वियसली कितने शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। तीसरा हमें निकालना पड़ता है मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगी, ये आपको प्रूफ करना होता है। पहला तरीका आपको प्राइस एट एंड निकालना पड़ता है। दूसरा तरीका नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड निकालना पड़ता है। नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड क्यों निकालते हैं, मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए कमाए, 2 लाख रुपए डिविडेंड दे दिया, मेरे पास बचा कितना, 3 लाख रुपए, और मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का, तो मुझे मार्केट से 7 लाख रुपए रेस करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड वहाँ पे निकालना पड़ता है। और तीसरा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, तो लास्ट वाले केस में आपको मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म सेम दिखाना है, इनिशियल और बाद में आपको सेम दिखाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एमएम हाइपोथेसिस से कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो एडवांटेजेस ये हैं कि इनका मॉडल जो है वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, और ये सेटिस्फैक्ट्री जो फ्रेमवर्क है इनका, बहुत सेटिस्फैक्ट्री फ्रेमवर्क है ऑन द आर्बिट्राज प्रोसेस एंड डिविडेंड पॉलिसी। लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जो इनके एजम्पशंस है बहुत क्वेश्चनेबल हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चनेबल हैं। सिंस आप ये मान के चल रहे हैं कि टैक्सेस नहीं है, सर्टेनिटी है हर एक चीज़ों में, तो ऑब्वियसली वो थोड़े से क्वेश्चनेबल हैं इनके एजम्पशंस, और दिस मॉडल इज़ नॉट वैलिड अंडर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिएगा। वॉल्टर्स मॉडल के क्या क्या एजम्पशंस हैं, तो इसमें इनका एजम्पशन ये है कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हम रिटेन अर्निंग से ही फाइनेंस करेंगे, मतलब मार्केट में कोई शेयर्स इशू नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो अपने रिटेन अर्निंग से फाइनेंस करेंगे। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, सेम एजम्पशन है, नो टैक्सेस, सेम एजम्पशन है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, सेम एजम्पशन है। और इनका जो ROI है और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और फर्म हैज़ परपेचुअल लाइफ, परपेचुअल लाइफ मतलब इनडेफिनेट लाइफ, ठीक है। तो ये सारे कुछ एजम्पशंस हैं। वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि D+R/KE, R/KE इंटू E - D होल डिवाइड बाई KE। फिर से D+R/KE
ब्रैकेट में ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के ई। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 बार डिस्काउंटिंग हो रही है, ठीक है। 2 बार डिस्काउंटिंग क्यों हो रही है? देखिए, डी जो डिविडेंड है वो तो 1 बार डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि डिविडेंड हमको 1 साल बाद मिलता है। अगर मैं आज किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो डिविडेंड मुझे 1 साल बाद मिलता है, तो डिविडेंड तो 1 बार डिस्काउंट हो रहा है। बट जो पैसा कंपनी ने सेव किया, जो पैसा कंपनी ने रिटेन किया, उस पैसे को कंपनी कहीं री इन्वेस्ट करेगी, तो उसको हम लोग 2 बार डिस्काउंट कर रहे हैं। क्यों 2 बार डिस्काउंट कर रहे हैं, सुनिएगा। कंपनी उस पैसे को 1 साल बाद इन्वेस्ट करेगी। भाई, आज मैंने पैसा लगाया कंपनी में, कंपनी ने 1 साल बाद कुछ प्रॉफिट कमाया, तो 1 साल बाद ही तो मुझे डिविडेंड देगी। कुछ पैसा डिविडेंड में देगी, कुछ पैसा रिटेन कर लेगी, तो ये सारा खेल 1 साल बाद ही होगा। लेकिन जो पैसा वो री इन्वेस्ट कर रही है, उससे जो रिटर्न आएगा वो तो 2 साल बाद आएगा ना, मतलब आज से 2 साल बाद आएगा, आज से 2 साल बाद आएगा। तो जो रिटर्न आ रहा है, जो पैसा कंपनी ने रिटेन किया, उस पर जो रिटर्न आ रहा है, उसको हम लोग 2 बार डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट में लाने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला क्या है? डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी होल डिवाइड बाई के ई। वॉल्टर्स मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं? सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट। लिमिटेशंस क्या है? डज नॉट कंसिडर ऑल दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। इनका एक एनालिसिस है, वो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जो भी ग्रोथ कंपनी है, उनका ऑप्टिमम डिविडेंड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब वो डिविडेंड उनको नहीं देना चाहिए, उनका 0 होना चाहिए। और जो कांस्टेंट मतलब जो बहुत कांस्टेंट कंपनी ना, बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ना, बहुत डिक्लाइनिंग है, तो वो कुछ भी दे दे डिविडेंड, बहुत ज़्यादा उसमें इशू नहीं है। और जो डिक्लाइनिंग कंपनी है, जिसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनको डिविडेंड पूरा का पूरा 100% देना चाहिए। तो ध्यान रखिए, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं उनको डिविडेंड नहीं देना चाहिए, 0 होना चाहिए डिविडेंड। जो डिक्लाइनिंग कंपनी है, जिसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको डिविडेंड पूरा देना चाहिए, 100% देना चाहिए। और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिसमें ना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और ना डिक्लाइनिंग स्टेज में है, मतलब बहुत स्टेबल है, तो ऐसे केसेस में वो कुछ भी डिविडेंड दें, बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गॉर्डन्स मॉडल शुरू करते हैं। तो गॉर्डन्स मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं। तो ये फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म, ठीक है। IRR एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। ग्रोथ रेट भी कांस्टेंट है और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट रिटेन अर्निंग से फाइनेंस हो रहा है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिए, गॉर्डन्स के 2 फॉर्मूले हैं। एक नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, एक गॉर्डन्स का रिवाइज फॉर्मूला है। सर, ये अलग अलग फॉर्मूला क्यों बना? तो ध्यान रखिएगा, गॉर्डन्स का जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, इसमें इन्होंने ग्रोथ कंसिडर नहीं किया है, लेकिन जो गॉर्डन्स का रिवाइज वाला फॉर्मूला है, इसमें इन्होंने ग्रोथ कंसिडर किया। मैं फॉर्मूला रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि रिवाइज वाले में इन्होंने ग्रोथ कंसिडर किया है और नॉर्मल वाले में ग्रोथ कंसिडर नहीं किया है। सर, इसका डेरिवेशन तो बता दीजिए। डेरिवेशन ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर 4 में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखा था, बस उसी को डिराइव कर दीजिए, वहाँ से आपका प्राइस निकल जाएगा उसी फॉर्मूले से। अच्छा, गॉर्डन्स के कुछ कंक्लूजन थे, वही सेम चीज़ है कि अगर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है तो उसका ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, डिक्लाइनिंग है तो 100% होना चाहिए। और अगर कोई स्टेबल कंपनी है ना, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है ना, बहुत डिक्लाइनिंग है, तो ऐसे केस में कुछ भी डिविडेंड दे दें, सब चलेगा। फिर एक कॉन्सेप्ट था आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये सेम लाइक है बॉन्ड वैल्यूएशन, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था ना, बॉन्ड वैल्यूएशन सेम है कि जो भी हमें कैश फ्लोज आने हैं, हम सबको डिस्काउंट कर लेते हैं। ईयर 1 के बाद जो भी कैश फ्लो आना है उसको 1 बार डिस्काउंट करते हैं, 2 साल बाद जो कैश फ्लो आना है उसको 2 बार डिस्काउंट करते हैं, 3 साल बाद जो कैश फ्लो आना है उसको 3 बार डिस्काउंट करते हैं। इसी को बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ठीक है। जो भी हमें कैश फ्लोज आना है, हम उसको डिस्काउंट करते हुए चलते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, 3 पॉसिबल सिचुएशंस हैं: 0 ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ। 0 ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, वेरिएबल ग्रोथ। 0 ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? D/K। 0 ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? प्राइस निकालने का, D/K। प्राइस निकालने का 0 ग्रोथ की केस में फॉर्मूला क्या है? D/K, सिंपल। कांस्टेंट ग्रोथ में वही सिंपल फॉर्मूला है, D0 इंटू 1 + G/Ke - G। कांस्टेंट ग्रोथ में प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है? D0 इंटू 1 + G/Ke - G। वेरिएबल ग्रोथ अगर है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल ग्रोथ है, तो उसके से मैंने आपको समझाया था कि उसको सॉल्व करने का कुछ तरीका है। वो तरीका क्या है? आप पहले क्या करो, टेबल बनाओ।
ईयर लिखो, कैश फ्लोज लिखो, ईयर लिखो, कैश फ्लोज लिखो और उसको डिस्काउंट करो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन से, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से। ये तो आप लोग करते ही हो। ईयर लिखो, कैश फ्लोज लिखो और उसको इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से डिस्काउंट करो। बट मैंने आपको एक चीज़ बोला था, जिस साल देखो कि जिसमें रेट कांस्टेंट हो जा रहा है, जिस साल से रेट कांस्टेंट हो जा रहा है, उस साल आप क्या करो, उस साल मार्केट प्राइस निकाल दो। हमने क्वेश्चन भी किया था कि जिसमें क्या था कि 4th ईयर के बाद रेट 5% हो जा रहा था, तो 4th ईयर के एंड पे ही क्या करो, मार्केट प्राइस निकाल दो कि अगर हम 4th ईयर के एंड पे शेयर को बेचते हैं तो हमें कितना मिलेगा। तो वेरिएबल ग्रोथ को सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप ईयर लिखो, ठीक है, कैश फ्लोज लिखो, डिस्काउंट करो किससे, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन से। बट कैश फ्लोज आप कैसे लिखोगे, तो ध्यान रखिएगा कैश फ्लोज जो भी आपको मिल रहा है, डिविडेंड जो डिविडेंड मिल रहा है और उसके ग्रोथ के हिसाब से आप एडजस्ट कर दो, लेकिन आप लास्ट में मार्केट प्राइस निकाल दो, ठीक है, लास्ट में मार्केट प्राइस निकाल दो। कौन से साल में, उस साल में जिस साल आपका मतलब बेसिकली जहाँ पे आपका रेट जो, जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना कि फोर्थ ईयर तक रेट हायर था, 4th के बाद कांस्टेंट हो जा रहा था, ठीक है। तो जहाँ से रेट कांस्टेंट हो रहा है उसके 1 साल पहले तक का आपको करना है वर्किंग, 1 साल पहले तक का वर्किंग करना है। एक बार वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टॉक स्प्लिट। तो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, जब शेयर्स बहुत महंगे होने लगते हैं, तो ऑब्वियसली उन शेयर्स को ख़रीदना छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, और डेफिनेटली उसकी मार्केटेबिलिटी भी कम हो जाती है। जैसे आज आप देखो तो MRF का शेयर है 1.5 लाख का शेयर है, तो भाई हर कोई नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो ऐसे शेयर्स की मार्केटेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है ना, फिर इन शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट करने का तरीका क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए MRF का एक शेयर है 1.5 लाख का, लेकिन उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, कंपनी ने क्या किया, इन शेयर्स को 10 पार्ट्स में बांट दिया, एक शेयर को 10 पार्ट्स में बांट दिया। मतलब अब एक शेयर हो गया 1 रुपये की फेस वैल्यू का, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी क्या हो गई, 1.5 लाख अपॉन 10, 15,000 रुपये। तो अब जाके ये शेयर कुछ हद तक थोड़ा सा ट्रेडेबल हुआ, मतलब कुछ हद तक सस्ता हुआ। अभी भी महंगा ही है, 15,000 रुपये भी महंगा होता है, लेकिन ठीक है, फिलहाल कुछ हद तक तो सस्ता हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग फेस वैल्यू को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से मार्केट वैल्यू भी ब्रेक हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, MRF का शेयर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, रीचेक मत कीजिएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। MRF का शेयर 1.5 लाख का है, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। मैंने क्या किया, इस शेयर को 10 पार्ट्स में बांट दिया, तो अब मेरे पास एक शेयर कितने का हो गया, 15,000 रुपये का। लेकिन उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगी नहीं, उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपये, क्योंकि वो भी 10 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट मेक्स द शेयर अफोर्डेबल टू द स्मॉल इन्वेस्टर्स, नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज, ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। पहले मेरे पास 1 थे, अब कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। लिमिटेशंस क्या है, इसमें एक्सपेंडिचर बहुत इनकर होता है, और ठीक है, स्पेकुलेशन का इसमें रिस्क हो सकता है, स्पेकुलेशन का, ठीक है। चलिए ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे मेरा चैप्टर एंड होता है। मैंने बोला था कि एक ऑडियो लगेगा और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो आई थिंक इस वाले चैप्टर में और कुछ बाकी है नहीं मेरे एंड से, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।